अस्सलाम वालेकुम। सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर से आज का लेक्चर है बोन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्टिलेज के बारे में। आज इंशाल्लाह हम बोन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक पॉइंट जहन में याद रखें। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बोन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिसका एक एक पॉइंट नम्स एंड एमडिकेट और ई टेस्ट के लिए एज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर ये पॉइंट होंगे। लिहाजा आज के लेक्चर में मैंने ज्यादातर फोकस करना होगा कि बोन्स के ऊपर कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स बनते हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो मेरे वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बोन और बोन के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, उसके बारे में मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल से इंफॉर्मेशन दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बोन। अच्छा, ये जो बोन है ना, तो ये ऑर्गन नहीं है। बोन असल में टिश्यू है। टिश्यू में फिर ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में फिर ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। इनके बोन स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि बोन इज द रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये रिजिड क्यों है, थोड़ा टाइम के बाद आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, तो वर्टिब्रेट्स एनिमल के बॉडी में आप लोगों को एक ढांचा मिलेगा जिसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। एंडो मीन क्योंकि ये ढांचा उसके बॉडी के अंदर होता है। तो वर्टिब्रेट्स एनिमल के बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है, तो ये बोनी होता है क्योंकि ये बोन से बना होता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन है उसमें 206 बोन्स है। तब हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक वर्टिब्रेट एनिमल है और उसके बॉडी का जो स्केलेटन है तो वो एंडोस्केलेटन है, दैट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। लेकिन याद रखिए, जो वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, वो सिर्फ बोन ही नहीं होता बल्कि बोन के साथ उसके साथ कार्टिलेज भी आता है। ठीक है, तो हम आसान अल्फाज में बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स एनिमल की बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स एंड कार्टिलेज पे कंपोज्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि बोन इज द लिविंग स्ट्रक्चर। अच्छा, बोन जो है ये लिविंग है क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, और इसी सेल्स की वजह से बोन के अंदर कंटिन्यूसली सेलुलर एक्टिविटीज होती है। तो इन्हीं सेलुलर एक्टिविटीज की वजह से बोन को हम लिविंग स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। अंडरस्टैंड जी? नेक्स्ट पॉइंट कि बोन इज द हार्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, बोन जो है ये हार्ड है। कितना हार्ड है? रेजिस्ट कंप्रेशन। आप बोन को कंप्रेस नहीं कर सकते। बोन को आप एक फोम की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते। तो बोन के अंदर ये जो रिजिडिटी है ये बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स की है। असल में ये जो बोन्स है ना, तो इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट में ज्यादातर इसमें कैल्शियम होता है, और बोन के अंदर कैल्शियम साल्ट में ज्यादातर होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के साल्ट्स। और बोन में जो कैल्शियम फॉस्फेट के साल्ट्स है ये मौजूद होते हैं क्रिस्टल की शक्ल में, और इसी कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो बोन को काफी हार्ड बनाता है, इतना हार्ड जिससे बोन कंप्रेस नहीं होता। अंडरस्टैंड जी? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अच्छा, बोन इतना मजबूत भी है, कितना है? रेजिस्ट बेंडिंग, कि ये बेंड नहीं होता। जब आप लोग वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो इसी एक्टिविटीज के दौरान आपके बोन में कोई बेंडिंग नहीं होती है। अब ये जो आपका बोन है ना, ये बेंड नहीं होता, तो इस एबिलिटी ऑफ द बोन को हम नाम देते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि बोन जो बेंडिंग को रेजिस्टेंट शो करता है, या बोन की वो एबिलिटी जिसमें आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दौरान अपने बोन को बेंड नहीं कर सकते, तो आपके बोन में जो बेंडिंग नहीं होती है, दिस एबिलिटी ऑफ द बोन इज कॉल्ड टेंसिल स्ट्रेंथ। और इसका मेन जो रोल है वो है बेसिकली कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन का। हाँ, बोन हार्ड और स्ट्रॉन्ग है कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल की वजह से, लेकिन आपके बोन में एक स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जिस स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ड्यूरिंग जंपिंग या ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज आपके बोन जो है वो बेंड नहीं होता। तो ये जो कोलेजन टाइप 1 के प्रोटीन है, ये आपके बोन के अंदर वो स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है, जिस स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दौरान आपका बोन जो है ये बेंड नहीं हो सकता। और कैसे आप लोगों ने याद करना होगा कि बोन के अंदर कोलेजन टाइप 1 होता है, ये भी तो एमसीक्यूज में आ सकता है। तो अगर आप देखिए BONE, तो देखिए बोन में आता है जी 1, देखिए 1, यहां से आप लोग याद रखिए कि बोन के अंदर मौजूद है कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बोन इज सराउंडेड बाय पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन। आपकी बोन के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसको नाम देते हैं पेरियोस्टियम। पेरी मीन अराउंड, ओस्टियम कहा जाता है बोन को। तो बोन का जो आउटर मोस्ट सरफेस है, इसको बाहर से एक मेम्ब्रेन कवर करता है जिसको हम नाम देते हैं पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन। और ये जो पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को मिलेंगे 2 लेयर्स। तो यहां पर आप लोग देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और बोन के इर्द गिर्द आप लोगों को मेरी एक मेम्ब्रेन
बनाकर आप लोगों को पेश किया है, जो आप लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर। दिस मेम्ब्रेन विच कवर द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द बोन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। और इसके अंदर फर्दर 2 लेयर है। इस पेरियोस्टियम के दोनों लेयर को अंडरस्टैंड करने से पहले एक पॉइंट जहन में याद रखें कि ये जो पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब पेरियोस्टियम के अंदर जो आउटर लेयर है, तो इसको हम नाम देते हैं फाइब्रस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर। ये बड़ा मजबूत लेयर है। इसका पहला फंक्शन यह है कि इट प्रोटेक्ट द बोन, ये आपके बोन को प्रोटेक्ट करता है, आपके बोन को शेप और आपके बोन को सपोर्ट भी करता है। इसके बाद पेरियोस्टियम में जो आउटर फाइब्रस लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें खून की रगें होती हैं। और ये ब्लड वेसल जो आउटर फाइब्रस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, ये एक छोटी सी नाली के जरिए से आपकी हड्डी के अंदर दाखिल होती है। तो मैंने लिखा है कि जिस केनाल के जरिए से और जिस छोटे छोटे चैनल के जरिए से इस आउटर फाइब्रस लेयर से ब्लड वेसल अंदर आपकी हड्डियों में दाखिल होती है ना, इस छोटे केनाल को हम नाम देते हैं वॉकमैन लेयर, वॉकमैन लेयर, वॉकमैन लेयर, सॉरी वॉकमैन चैनल, वॉकमैन चैनल। ये वो चैनल्स है, वो छोटे छोटे कैनाल्स है जिसके जरिए से आउटर फाइब्रस लेयर से ब्लड वेसल आपके बोन में दाखिल होते हैं। और यही ब्लड वेसल आपके बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं, इसको न्यूट्रिशन देती हैं, इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। इसके बाद आउटर फाइब्रस लेयर का नेक्स्ट फंक्शन है कि इसमें नर्व्स होते हैं। और ये वो नर्व्स होते हैं जो जब आप लोग फ्रैक्चर्ड होते हैं या जब आपके बोन जो है वो इंजर्ड हो जाती है, तो बोन फ्रैक्चर के बाद आप लोगों को जो पेन का एहसास होता है ना, तो ये एहसास आपको इसी नर्व्स की मदद से होती है, जो नर्व्स आउटर फाइब्रस लेयर के अंदर मौजूद होती है। तो मैंने लिखा भी है कि दीज नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन सेंसेशन, ओके जी, स्पेशली ड्यूरिंग या आफ्टर बोन फ्रैक्चर। अच्छा, ये जो नर्व्स है, इसका सेकेंडरी फंक्शन ये है कि जो बोन के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट, तो ये नर्व्स बोन के सेल्स को मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए एक्टिवेट भी करते हैं। ये सारे फंक्शंस हो गए पेरियोस्टियम के आउटर फाइब्रस लेयर का। पेरियोस्टियम के अंदर जो इनर लेयर है, जिसको हम नाम देते हैं इनर ओस्टियोजेनिक लेयर, ओस्टियोजेनिक लेयर मीन कि इसी इनर लेयर के अंदर वो बोन सेल्स बनते हैं, बोन सेल्स होते हैं, तभी हम इसको सेलुलर लेयर का नाम देते हैं। तो इनर ओस्टियोजेनिक लेयर, ये पेरियोस्टियम का वो इनर लेयर है जिसमें बोन के सेल्स बनते हैं। और कौन से सेल्स बनते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल, जिसको हम नाम देते हैं जी ओस्टियोब्लास्ट। तो इसी इनर ओस्टियोजेनिक लेयर में स्पेशल बोन फॉर्मिंग सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट ये इतना स्पेशलाइज्ड सेल्स है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, जब चाइल्डहुड में बच्चे के बोन बनते हैं, तो उस वक्त जब बोन की ग्रोथ हो रही होती है, तो बोन का ग्रोथ इसी सेल्स की वजह से होता है। या जब फ्रैक्चर हो जाता है और बोन की इंजरी हो जाती है, तो इंजरी के बाद जब बोन का दोबारा रिमोल्डिंग होती है, रीशेपिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, उसमें यही ओस्टियोब्लास्ट सेल्स इन्वॉल्व होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, बोन इज वैस्कुलर। बोन वैस्कुलर है क्योंकि बोन के अंदर अपने ब्लड वेसल्स होते हैं जो बोन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तभी कार्टिलेज के मुकाबले में बोन जो है, इसकी हीलिंग क्विक होती है। जब कार्टिलेज और बोन दोनों जख्मी हो जाते हैं, तो बोन की हीलिंग, बोन की रीजनरेशन, बोन की रिपेयरिंग कार्टिलेज के मुकाबले में अर्ली और क्विकली होती है, क्योंकि कार्टिलेज एवैस्कुलर इन नेचर होता है, जबकि बोन के अंदर अपने ब्लड वेसल्स होते हैं जो बोन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोन इज रिमोल्डेड। अच्छा, कार्टिलेज की रिशेपिंग या रिमोल्डिंग नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन बोन की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। बोन रिमोल्डेड का मतलब क्या है? रिमोडलिंग, रिमोडलिंग। अच्छा, रिमोडलिंग, बोन जो है ये रिमोल्डेड होते हैं, रिमोडलिंग। इसका मतलब ये है कि बोन के अंदर जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली टूटते हैं एक बोन ईटिंग सेल की मदद से, जिसको हम नाम देते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो आपके बोन के अंदर जो ओल्ड सेल्स होते हैं या बोन में जब फ्रैक्चर होती है, तो जो डैमेज बोन सेल्स होते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली ओस्टियोक्लास्ट जो है ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और दोबारा से न्यू बोन सेल्स वो ओस्टियोब्लास्ट की मदद से बनती है। तो बोन के अंदर ओल्ड बोन सेल या डैमेज बोन सेल का कंटिन्यूसली ओस्टियोक्लास्ट सेल की मदद से टूट जाना, और दोबारा आपके बोन में न्यू सेल्स का ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की मदद से बन जाना, इसको हम नाम देते हैं बोन रिमोडलिंग या बोन रीशेपिंग। और ये बोन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि बोन के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के टिश्यूज होते हैं जिसको बोन मैरो कहते हैं। अब ये जो बोन मैरो है,
इसको फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक पॉइंट आप जहन में याद रखें कि आप लोगों को बोन मैरो ज्यादातर लॉन्ग बोन्स में मिलेंगे और जो फ्लैट बोन्स है इसमें मिलेंगे। जैसे कि लॉन्ग बोन में फीमर बोन है जो अपर टाई बोन है, इसके बाद टेबुला है जो आपका लोअर लेग के अंदर है, और ह्यूमरस है जो आपका अपर आर्म में है। ये जो बोन्स है ये लॉन्ग बोन्स है, इसमें आप लोगों को बोन मैरो मिलेगा। इसके बाद जो फ्लैट बोन्स होते हैं, जो बड़े थिन पतले बोन होते हैं, जैसे कि रिब्स हो गए, और रिब्स जो आप लोगों के इधर बीच में एक ब्रेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है, जिसको हम नाम देते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम और रिब्स बोन ये फ्लैट बोन्स है। इसी फ्लैट बोन्स में भी आप लोगों को बोन मैरो मिलेगा। अब इसी बोन मैरो को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, एक है रेड बोन मैरो और एक है येलो बोन मैरो। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है एक प्रोसेस की मदद से, जिसको हम नाम देते हैं हेमेटोपोइसिस। जैसे कि कौन से ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। और जो येलो बोन मैरो है इनमें फैट्स बनता भी है और फैट्स की स्टोरेज भी होती है, जिस प्रोसेस की मदद से येलो बोन मैरो में फैट्स की फॉर्मेशन होती है, इसको हम नाम देते हैं लिपोजेनेसिस। अंडरस्टैंड जी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटेक्शन टू ऑर्गन। अच्छा, आपकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है इसमें कुछ बोन ऐसे भी है जो आपकी बॉडी के डेलिकेट इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल जो आपके स्कल के बोन है, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन मिलकर एक बॉक्स बनाता है जिसको क्रैनियम बॉक्स कहते हैं, या इसको ब्रेन बॉक्स भी हम कहते हैं, क्योंकि ये क्रैनियल बोन्स आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। अगर हम वर्टिब्रल बोन्स की बात करें तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल बोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है। अगर हम बात करें रिब्स और स्टर्नम तो ये आपकी बॉडी में एक रिब्स केज बनाता है, पिंजरा सा, जिसके अंदर आप लोगों का दिल और आपके दोनों फेफड़े बाहिफाजत पड़े होते हैं। तो रिब्स एंड स्टर्नम आपके दिल और आपके फेफड़ों की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट। अच्छा, ये जो आपके बोन्स है ना, स्पेशली आर्म्स के बोन्स, लेग्स के बोन और आपके फेस के बोन्स, तो खैर नहीं, आपके मुंह का बोन ये मैंडिबल है, ये वाला लोअर जॉ बोन, ये जब हरकत करते हैं ना तो ये जो आपकी बोन की मूवमेंट होती है तो स्पेशली ये मसल और जॉइंट्स की मदद में होती है। तो याद रखिए आपकी मसल और आपकी जॉइंट की मदद से आपके बोन्स आपकी बॉडी के अंदर हरकत भी करते हैं, और इसी बोन की हरकत की वजह से आप लोग मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे किसी के साथ हाथ मिलाना, वेट को लिफ्ट करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना, मुख्तलिफ किस्म की और फिजिकल एक्टिविटी जब आप लोग करते हैं तो इसमें कुछ बोन्स की मूवमेंट होती है, और यही बोन जो मूवमेंट करते हैं तो ये मसल और जॉइंट्स की मदद से करते हैं। अंडरस्टैंड जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टी है बोन की मिनरल स्टोरेज। आपका जो बोन है ना ये बड़ा जबरदस्त रिजर्वायर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किस्म के मिनरल्स को आपकी बॉडी में स्टोर करते हैं, जिसमें एक कैल्शियम है और एक फास्फोरस है। और जब भी आपकी बॉडी, आपके ब्लड को, आपकी बॉडी के सेल को इस मिनरल की जरूरत हो जाती है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है डीमिनरलाइजेशन। तो फिर बोन आपके ब्लड को वही मिनरल सप्लाई करते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन की मदद से वो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड मिनरल आपके सेल को सप्लाई हो जाता है। तो डीमिनरलाइजेशन में जब आपके बोन से, फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनरल में कैल्शियम उठाऊं तो जब कैल्शियम आपकी बोन से आपके ब्लड में रिलीज होती है, इसको हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन या डीकैल्सिफिकेशन। एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कौन सा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में डीमिनरलाइजेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसी हार्मोन को हम नाम देते हैं जीपीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। अंडरस्टैंड। तो पैराथायराइड हार्मोन से आपका बोन जो है वो कैल्शियम को रिलीज करके आपके ब्लड को देता है, तो धीरे धीरे आपके ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आती है। तो एमसीक्यूज ऐसे भी तो आ सकता है कि वो कौन सा हार्मोन है जो आपके ब्लड में कैल्शियम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। सो द राइट आंसर इज पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। अब मैं अगर इस पॉइंट को रिवर्स बोलूं, मिनरलाइजेशन, आपके बोन में ये एक्टिविटी भी होती है कि जब आप लोग कैल्शियम डाइट लेते हैं या जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम खासा ज्यादा होता है तो फिर उल्टा काम होता है, आपका ब्लड इसी कैल्शियम को बोन के हवाले कर देता है कि प्लीज अभी हमारे पास कैल्शियम ज्यादा है, आप प्लीज इस कैल्शियम को अपने साथ स्टोर करके रखें। तो यहाँ पर एमसीक्यूज आ सकता है कि जब ब्लड से कैल्शियम जाके आपकी बोन में इंटर होकर डिपॉजिट हो जाए, स्टोर्ड हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोन में हम नाम देते हैं मिनरलाइजेशन। अगर फिर एमसीक्यू में आ जाए कि इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू मिनरलाइजेशन एक्टिविटी हमारे बोन में होती है, सो द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज कैल्सिटोनिन। तो याद रखिए पीटीएच हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ हार्मोन है जिसकी एक्टिविटी बॉडी में एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की है, क्योंकि इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है जबकि ग्लूकागॉन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। तो ऐसे ये भी करता है।
अच्छा, आपका बोन का नेक्स्ट पॉइंट है हाइट इन शेप। अच्छा, बोन आपकी बॉडी को शेप भी देता है। जैसे कि अगर आप अपने फेस को देखें तो आपके चेहरे का जो बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें आपकी बोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपका ये वाला बोन हुआ नेजल बोन, इथमाइड बोन, जो आप लोगों के नोज को, नाक को एक खास किस्म का शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, आपका जो हाइट है ना, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका बोन जो है ये लेंथ वाइज कितना ग्रो कर रहा होता है। अगर चाइल्डहुड में आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो इसी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपकी बोन की ग्रोथ ज्यादा होती है, ओवरऑल आपकी हाइट में इंक्रीज आएगी। नेक्स्ट पॉइंट कि इट मेक लेस देन 20% ऑफ द बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट। आपकी बॉडी का जो टोटल वेट है ना, तो कम से कम जो बोन्स है वो अप्रोक्सीमेटली 20% से कम आपकी बॉडी का टोटल वेट बनाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में 200 हड्डियां हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा आपकी बॉडी के अंदर जो ईयर बोन्स है, अगर हम बात करें ईयर बोन्स का मतलब ये है कि आपके कान के अंदर जो मिडल पार्ट है, तो मिडल ईयर के अंदर 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, 3, जिसको हम ओरल ऑसिकल्स कहते हैं, मैलियस, स्टेपिस, इंस्कस। तो ये जो 3 बोन्स है, इसका एक रोल ये है ना कि ये आपके आउटर ईयर से साउंड के वेव्स लेके आपके इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिट करती है। तो जब ये साउंड मिडल ईयर में इस 3 ऑसिकल बोन्स की मदद से आपके इनर ईयर में पहुंची, तो आपके इनर ईयर के अंदर एक पार्ट है जिसको कोक्लिया कहता है। तो यही साउंड जब कोक्लिया में दाखिल होती है, तो फिर कोक्लिया जो है इसके अंदर एक नर्व है वो एक्टिवेट होता है, जिसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं। और ऑडिटरी नर्व जो है वो एक सिग्नल आपके दिमाग की तरफ लेके आती है, जिसे आपका दिमाग वापस जब हमें रिस्पॉन्ड देगा तो हम किसी की आवाज़, किसी का साउंड सुन सकता है कि हमने आसपास के माहौल में कौन सी बात हमने सुनी, तो फिर उसके मुताबिक हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अंडरस्टैंड जी। अभी हम आते हैं जी लास्ट में इस पॉइंट्स की तरफ, और ये जो 19 नंबर पॉइंट है, इसमें हमने बोन मैट्रिक्स के कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करना है। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने कार्टिलेज में पढ़ा था कार्टिलेज मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स आप लोगों को बोन में भी मिलेगा। बोन के अंदर सेल्स भी तो हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट, लेकिन बोन के सेल्स के बाहर आप लोगों को जो स्पेस नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं बोन मैट्रिक्स। तो बोन मैट्रिक्स बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है। देखते हैं कि बोन मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और किन किन चीजों की वजह से बोन इतना हार्ड, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो याद रखिए आपका बोन में 2 किस्म के पोर्शन है, एक इनऑर्गेनिक पार्ट और एक ऑर्गेनिक पार्ट। तो आपका बोन जो है ये 65% इनऑर्गेनिक है, क्योंकि आपके बोन में 65% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फ्लोराइड्स है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। लेकिन इसमें ज्यादातर मैं इस फर्स्ट वाले सब्सटेंस पे मैं स्टार लगाता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर एमसीक्यू में आ जाए कि बोन के जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इसमें मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है, तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट। और इधर मैंने लिखा भी है कि आप लोगों के बोन के अंदर जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं। तो जब कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स आपके बोन में बनते हैं और वो भी कोलेजन फाइबर्स के ऊपर, तो इससे आपकी बोन में मजबूती और हार्डनेस और भी बढ़ जाती है। अगर हम इधर आ जाए तो आप लोग देखें 65% के बाद बनता है जी 35%, तो आपका बोन 35% ऑर्गेनिक है। तो देखते हैं कि आपकी बोन में 35% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है। तो ये ज्यादातर प्रोटीन्स है, जिसमें नंबर 1 है कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन। जैसे कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मोस्ट अबंडेंट वो आपके पास है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सबसे अबंडेंट जो पार्ट है वो है कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन। ऐसे ही ओस्टियोकेरिन और ओस्टियोपेंटेन, ठीक है, ये दोनों बेसिकली हार्मोनल एक्शन, ये ऐसा हार्मोन्स के तौर पर आप लोगों के बोन के अंदर काम करता है। तो ये जो 2 है ये बेसिकली बोन के मिनरलाइजेशन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अंडरस्टैंड जी। लास्ट में अगर आप लोग देखें तो अगर हम टाइप्स ऑफ बोन्स के ऊपर बात करें तो आप लोगों के बॉडी में जो बोन्स है वो मुख्तलिफ शेप के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर है लॉन्ग बोन, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ चौड़ाई कम होती है, जैसे कि फीमर बोन है, और जो अपर आर्म बोन है जिसको ह्यूमरस बोन हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं जी फ्लैट बोन्स की, जो थिन होते हैं, बड़े थिन होते हैं, जिसमें रिब्स बोन आते हैं, स्टर्नम आते हैं, जो आप लोगों के स्कल बोन है ये फ्लैट बोन्स में आते हैं। अगर हम शॉर्ट बोन की बात करें, शॉर्ट बोन का मतलब ये होता है कि ये छोटे बोन्स होते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ, लंबाई चौड़ाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, और इसमें बोन आते हैं कार्पल जो आपके रिस्ट बोन है, और जो आपके एंकल बोन का मतलब है टखनों में जो आपकी हड्डियां होती है, टार्सल बोन, ये शॉर्ट बोन्स में आते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है इर्रेगुलर बोन का कैटेगरी। इर्रेगुलर बोन बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बोन होते हैं, इसका इतना अजीब सा
कॉम्प्लेक्स शेप होता है जिसको हम किसी भी कैटेगरी के अंदर रख नहीं सकते कि ये फ्लेट है या ये मेरे पास लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो इसको हम किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते। और इसमें आते हैं जी वर्टिब्री बोन जो आप लोगों की रीढ़ की हड्डियां हैं, और लास्ट में है सेसमाइड बोन। ये ऐसे छोटे छोटे राउंड किस्म के बोन्स होते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा बोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर हम 206 बोन में काउंट नहीं करते हैं और ये ज़्यादातर बॉडी के मुख्तलिफ रीजन में होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जो आप लोगों का नी है, नी बोन जो आप लोगों की घुटने की हड्डी है ना, जिसको हम पेटेला बोन भी कहते हैं, तो ये फीमर बोन के अंदर इम्बेडेड है। और याद रखिए जो सेसमाइड बोन है ये ज़्यादातर टेंडन में इम्बेडेड होते हैं। टेंडन ऐसे टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन और मसल के साथ अटैच करते हैं। तो आपके ज़्यादातर बॉडी में जो एक्स्ट्रा बोन्स होते हैं सेसमाइड बोन, ये इम्बेडेड होते हैं टेंडन्स में। जिस तरीके से मैंने इधर आप लोगों को एग्जांपल दिया है नी बोन का, और ये आप लोगों के टेंडन्स को और जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और काम करते वक्त इसको इंजरी से बचाने की कोशिश करता है। तो आज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसको मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली कंसेप्ट के जरिए से बड़ा ही खूबसूरत और आसानी से आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कॉम्पैक्ट बोन के बारे में, स्पंजी बोन के बारे में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन जाते जाते ये भी सुने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर ईटा में ये आ जाए कि बॉडी में 206 हड्डियां हैं, सबसे लॉन्ग बोन कौन सा है, तो वो फीमर है, जो अपर लेग बोन है, जो थाई बोन है। अगर ईटा में एमसीक्यू ये आ जाए कि सबसे छोटा बोन कहां पर मौजूद है और उसका नाम क्या है, तो आपकी मिडल ईयर के अंदर जो 3 हड्डियां है, एनकस, मेलियस, स्टेपिस, तो ये जो स्टेपिस बोन है ये सबसे छोटा आपके साथ बोन हड्डी, छोटी हड्डी है। अगर ईटा में एमसीक्यू ये आ जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गर बोन कौन सा है, तो वो फीमर बोन ही है। तो फीमर लॉन्गेस्ट बोन भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। और सबसे फ्रेजाइल वीकेस्ट बोन कौन सा है, जो मतलब इंजरी में आसानी से टूटता है, तो वो आप लोगों का ब्यूटी बोन है जिसको हम नाम देते हैं क्लैविकल। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे। स्टे ब्लेस्ड।